हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 9 10 11। ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी की आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और जितनी भी आपके एग्जाम में डायग्राम पूछे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए डायग्राम आते हैं, कौन कौन से डायग्राम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ आज हम देखेंगे। ठीक है। जितने भी डायग्राम मैं आपको बताऊंगी, कौन कौन से डायग्राम आपको बनाने हैं, किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जाते हैं, आपको एक एक डायग्राम की प्रैक्टिस कर, नहीं आता है बनाने लेकिन आप बनाना सीख जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको बना। ओके। देखो बेटा, ये आपका है टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम, है ना। कौन सा है? टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी वायरस जो होता है। कौन सा? टीएमवी जो वायरस है, इसका डायग्राम। कभी कभी ये डायग्राम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। मतलब आज की क्लास के जितने भी डायग्राम हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आते। हाँ, जरूरी नहीं कि हाँ एक ही साल में सारा आ जाए, लेकिन इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर आएगा। ठीक है, कोई ना कोई जरूर आएगा, तो आपको सारे की प्रैक्टिस करनी। जितनी भी आपके डायग्राम में दिखाऊंगी, सारे डायग्राम को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। इसके बाद कौन सा है? ये। ठीक है, वायरस का जो टीएमबी वायरस का जो डायग्राम होता है, ये हो गया। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये जो हमारी पेशियां होती है। ठीक है, क्या होती है? जो हमारी पेशियां होती है, जो हमारी मसल्स होती हैं, क्या होती है? मसल्स होती हैं। तो मसल्स में कौन सा हमारा किसका डायग्राम है? हमारी कंकाली रेखित पेशिका का है। कंकाली रेखित पेशिका। ये हमारा आ जाता है चिकनी पेशिका। ठीक है। चिकनी पेशी के बाद आप क्या देखते हो? ये वाला जो हमारा होता है हृदय पेशिका। इसका हृदय पेशिका। क्योंकि जो हमारी पेशियां होती है, हमारी मसल्स भी कई प्रकार की होती है ना। जो मसल्स होती हैं, मसल्स के भी बहुत प्रकार होते हैं। तो ये तीनों आपके, ये बेटा आपके हृदय पेशी, है ना। यानी मसल्स है, हृदय पेशी, चिकनी पेशी, और ये जो आपके साइड में है वो कौन से? कंकाली पेशी। ठीक है, ये चिकनी पेशी हो गई। और ये के बाद की जो है कौन सी है? कंकाली पेशी। ये क्या हो गई? कंकाली पेशी। ये जितने भी मसल्स हैं, है ना, जितने भी मसल्स है, ये हमारी शरीर के अंदर प्रेजेंट है। यानी जितने भी हमारे अंग पाए जा रहे हैं, उन अंगों में इनकी एक अलग ही क्या है? व्यवस्था है। कि क्या है? अलग ही व्यवस्था है। और इन्हीं के आधार पे जितने भी कार्य हो रहे हैं, वो कार्य क्या हो रहे हैं यहाँ पे ठीक। नेक्स्ट, ये आपका पूछा जाता है मेढक का बाह्य संरचना। तो क्या पूछा जाता है? मेढक की बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन करो। तो यहाँ पे आपको इस मेढक का डायग्राम बनाना होता है। इसके बाद इसके एक एक पार्ट के बारे में लिखने होते हैं, यानी कि बाह्य आकार की, है ना, बाह्य आकार की। जैसा कि देखो आपको ये दिख रहा है, ये जो मेढक का हिड वाला पार्ट्स है ना, ये जो हिड वाला पार्ट्स है, ये बीच वाला धड़ वाला पार्ट्स। तो हेड वाले पार्ट में जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रही थी, मैं बताई थी कि जो इसका हेड वाले पार्ट्स पे क्या होते हैं? सिर होते हैं, आँख होते हैं, और नासा छिद्र छिद्र भी होते हैं। नासा छिद्र के साथ साथ कड़ भी होते हैं, यानी कि उसमें कान भी पाए। बीच में इसका जो धड़ होता है, धड़ में अग्रपाद और पश्चपाद होता है। अग्रपाद में 4 फिंगर होते हैं और पश्चपाद में 5 होते हैं। ठीक है। इनके धड़ वाले में एक अग्रपाद और एक पश्चपाद पाया जाता है। अग्रपाद में 4 फिंगर यानी कि 4 अंगुलियां, और पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती। ठीक है। तो ये डायग्राम आपने बना। फिर आपसे पूछा जाता है मेढक के, है ना, मेढक का आहार नाल, है ना, या मेढक के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। ठीक है, मेढक के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन की। देखो, मेढक के पाचन तंत्र में जैसे हमारे अंदर पाचन तंत्र पाया जा रहा है, हमारे अंदर जो पाचन तंत्र होता है 2 प्रकार का होता है ना। क्या होता है? एक हमारा आहार नाल होती है, और एक हमारी पाचक ग्रंथियां होती है। आहार नाल जो हमारी होती है माउथ एनस, यानी कि मुख से लेके गुदाद्वार तक फैली होती है। इसी तरह जो मेढक का भी आहार नाल होता है, मुख से लेके अवस्कर द्वार तक फैला होता है। अब आपको इसमें कई सारे, जब आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, आपको कई संरचनाएं नजर आ रही। देखने के लिए क्या मिला बेटा? ये जो आपको ऊपर है, ये क्या दिख रहा है? हॉट दिख रहा है ना। ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला भाग हृदय है। इसके बाद ये जो ब्राउन सी संरचना है, इधर भी है, इधर भी है, ये दोनों इसका क्या है? लिवर है।
लीवर से अटैच ही जो ग्रीन कलर की संरचना है, ये क्या है, पित्ताशय है। ठीक है। इसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो नलीनुमा संरचना है, यहाँ से निकली हुई। ठीक। और यहाँ पे ये दोनों ग्रीन जो पीला पीला वाली संरचना, इसको वासवाड़ी कहते हैं। ये जो रेड वाली संरचना, ये क्या इसका वृक्क है ना। ये दोनों जो है, ये मूत्रवाहिनी है ना। ये पीला वाला मूत्राशय, और ये आगे जो पार्ट है, ये अवस्कर द्वार है। और ये बीच में जो संरचना है, इसको मलाशय कहते हैं। मलाशय के बाद ये जो नलिकादार संरचना है ना, घूमी हुई है, कुंडली संरचना है, इसको हम आंत कहते हैं। और ये क्या इसका आमाशय। मानो बेटा क्या हुआ कि जो मेढक ने क्या किया, भोजन खाया, भोजन खाने के बाद कहा जाता है उसका आमाशय में, इस लिवर के द्वारा, यकृत के द्वारा एंजाइम, ठीक है, पित्ताशय के द्वारा इनसे एंजाइम मिला, एंजाइम से इनके भोजन का पाचन हुआ, पाचन से ये जो भोजन होते हैं आंत में जाएंगे, आंत से मलाशय में यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, और मलाशय में इकट्ठा होने के बाद जो ये अवस्कर द्वार है, इस अवस्कर द्वार के द्वारा ये बाहर, ठीक है। इसी के बाद इनमें जो उत्सर्जन की क्रिया होगी, उत्सर्जन क्या होगा, ये वृक्क होगा। वृक्क से जो मूत्राशय है, मूत्राशय से इनमें मूत्र इनका इकट्ठा होगा, जो भी उत्सर्जित पदार्थ होगा वो इकट्ठा होगा, और फिर ये कहाँ चला जाएगा, बाहर, इसको हम अवशोषित कर देंगे, यानी कि बाहर निकाल देंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये मेढक का जो जनन तंत्र वाला है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या करने हैं, बनाने हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखो आता आपकी पादप कोशिका, है ना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और कभी कभी जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल का डायग्राम पूछा जाता है। तो ये आपको पादप कोशिका का क्या करना है बच्चा, डायग्राम बनाना है। ठीक है। एकदम अच्छे से सीख लेना है। पादप कोशिका के बाद ये आपका है जंतु कोशिका, है ना। तो ये जंतु कोशिका के डायग्राम के भी आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। पादप कोशिका क्या होती है और जंतु कोशिका क्या होती है। उसके बाद आपका क्या आता है, ये आपका अंतःप्रद्रव्यी जालिका, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपका कोशिका जीवन की इकाई वाली यूनिट है, यानी कि कोशिका और कोशिका के कार्य। कोशिका है, सेल है, सेल की संरचना और सेल के कार्य क्या हैं। तो इनमें अंतःप्रद्रव्यी जालिका भी डायग्राम के साथ, कभी कभी सिर्फ डायग्राम पूछे जाएंगे, अक्सर करके डायग्राम के साथ थ्योरी भी ठीक है। ये आपके पास जंतु कोशिका हो गई, है ना। जंतु सेल्स किस में पाई जाएगी, जंतुओं में पाई जाएगी। अब जंतुओं में आपको क्या क्या दिख रहा है, गालजी उपकरण, है ना, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, केंद्र केंद्रिका, है ना, केंद्रक कोशिका, द्रव्य खुरदरी, सूत्र कणिका, राइबोसोम, नयनकाय, परिअक्षी कारक है। सारी चीजें प्रेजेंट होती है, लेकिन सिर्फ आपको ये एक अंतर नजर आता है कि आपको पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होगा, है ना, लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होगा। और इसमें जो सेल वाल होगी वो कोशिका भित्ति पाई जाएगी। ठीक है। ये चीज के अंतर होते हैं, कि आपको ये अंतर देखना। ठीक। इसके बाद एक गालजी काय, है ना, गालजी काय के बारे में पूछता है। क्या पूछेगा कि गालजी काय का सचित्र वर्णन करो, या सिर्फ गालजी काय का ही डायग्राम बनाओ। तो ये आपकी किस डायग्राम है, गालजी काय की है। देखो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस कौन कौन से करने हैं। बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, थियरी पढ़ लिए हो, डायग्राम बनाने आ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन देगा, अच्छे से लिख के। ठीक। नेक्स्ट, ये माइट्रोकांडिया, ये बेटा बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइट्रोकांडिया का सचित वर्णन पूछता ही पूछता है ना। माइट्रोकांडिया का सचित वर्णन तो जरूर पूछ, जिसमें आपको माइट्रोकांडिया में क्या क्या दिख रहा है। देखो माइट्रोकांडिया की, जो माइट्रोकांडिया हमारी होती है झिल्ली होती है, क्या होती है, दोहरी झिल्ली। ये दो दोहरी झिल्ली होती है। इसके साथ साथ ये झिल्ली, ये अधात्री है, ये इसका कृष्टि है ना। ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, ये भाग है, इस भाग को हम कृष्टि कहते हैं। और अंदर की अंतर झिल्ली अवकाशिका है। ठीक। इसके बाद हरित लवक का अनुभागीय दृश्य, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, किसका, क्लोरोप्लास्ट का अनुभागीय दृश्य आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट का अनुभागीय दृश्य क्या होता है। ठीक। फिर आपका आता है ये क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र, है ना, प्रश्न आते हैं। में आपको गुणसूत्र दिख रहा है, गुणसूत्र क्या क्या चीजें होती है वो भी, है ना। एक में आपको छोटी भुजा दिख रही है, बड़ी भुजा, है ना, गुणसूत्र बिंदु, ये बीच में इसका गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र पर क्या है, सैटेलाइट है और द्वितीयक संकीर्ण है। ठीक। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट का सचित्र वर्णन पूछा जाता है ना, जो आपका श्वसन वाला चैप्टर है।
श्वसन वाले चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट का सचित वर्णन कीजिए। ये आपसे डायग्राम पूछे, प्लास्ट का सचित वर्णन क्या हो। ठीक है, तो ये आपने तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर आपको चीजें क्या दिख रही है, सबसे ये झिल्ली जो इसकी बाहरी झिल्ली है ना, ये इसकी भीतरी झिल्ली है। ये वाला जो संरचना है, इसको हम कहते हैं पिटिका पट्टिकालिका। ये इसका ग्रेना है ना। फिर पिटिका है, राइबोसोम है, स्टार्च की कटिका है, लिपिड की बूंदें। ये जितने भी डायग्राम है आपके एनसीईआरटी वाले बुक में, ठीक है, कोई अलग से नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी वाले बुक में दिया है। बस आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आ जाएगा बनाने। आगे ये आपका चक्र पूछा जाता है ना, केल्विन चक्र जो होता है, ये आपको एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। जो चक्र होता है, चक्री प्रकाश और अप्रकाशित अभिक्रिया, है ना, कैसे भोजन का निर्माण हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये केल्विन चक्र आपसे पूछ। ठीक, इसके साथ साथ कुछ ऐसे बोर्ड के बच्चे होंगे जिनमें जैसे यूपी बोर्ड में ये कट गया, लेकिन कुछ और भी बोर्ड के बच्चे होंगे जिनमें डायग्राम होगा, ये चैप्टर होगा। तो पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, है ना, यानी कि पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको जितनी भी दिख रही है, इन नेमिंग के बारे में आपको लिखने होते हैं। का कार्य क्या है, दांत का क्या कार्य क्या है, यकृत का क्या कार्य है, जितने भी वर्क है, कि जितने भी वर्क है सारे वर्क को आपको लिखने होते हैं। इसके बाद दांत की संरचना पूछी जाती है ना। चवड़क कितने हैं, रदनक कितने हैं, अग्र चवड़क कितने हैं। में आपको देखो दिख रहा है कृतनक, ठीक है, ये दोनों कृतनक हो गया, यहाँ पे रदनक हो गया, ये चवड़क हो गया, और 6 से 7 8 ये चवड़क हो। ठीक, अमाशय की, है ना, अमाशय का भी डायग्राम पूछा जाता है, सिर्फ अमाशय का ही पूछ लिया जाएगा। अमाशय की बात किसका आता है, ये हमारी आंत की अनुप्रस्थ का आरेखीय रूप, यानी कि कभी कभी आंत का तो बाहरी स्ट्रक्चर पूछा जाता है, कभी कभी जो हमारी आंत है, आंत का तलना, यानी कि जब हम आंत का अनुप्रस्थ काट करेंगे, है ना, जो हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का जब हम अनुप्रस्थ काट कट करेंगे, तो अनुप्रस्थ काट करने पे ये हमें अंदर से दिखाई कैसे, ठीक है। तो ये जब हम अपने आंत को क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काट करते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे बाहरी भाग सिरोसा है, उसके बाद भीतरी भाग, भीतरी वर्तुल भाग है, ठीक है, बाहरी अनुदैर्ध्य है, ठीक है, सब म्यूकोसा है, और म्यूकोसा है ल्यूमेन, है ना। यही म्यूकोसा की जो लेयर होती है बेटा, जैसे ही कोई भी प्लाज्मोडियम, है ना, मलेरिया प्लाज्मोडियम या टाइफाइड से कोई भी बैक्टीरिया हमारी म्यूकोसा की दीवारों को छिद्रित कर देता है, व्यक्ति की क्या हो जाती है। ठीक, आगे यकृत, है ना, पित्ताशय और अग्नाशय का वाहिनी। कभी कभी पित्ताशय और अग्नाशय का दोनों का साथ में पूछ लिया जाता है कि पित्ताशय और अग्नाशय का वाहिनी तंत्र क्या होता है। तो ये ग्रीन वाला जो संरचना है, ये इसका आपका पित्ताशय वाला है ना। ये वाला जो भाग है ये आपका यकृत है, और ये जो पत्ती नुमा जो संरचना दिख रही है, ये अग्नाशय है। यानी कि अग्नाशय, पित्ताशय और यकृत मानव में पाचक ग्रंथियां होती है, इनके द्वारा एंजाइम रिलीज होते हैं। ये एंजाइम क्या करती है, जिस भोजन को हम खाते हैं, है ना, जिस भी भोजन को हम खाते हैं, इस भोजन को पचाने का कार्य करता, क्या करेगा, पचाने का कार्य करता। ओके, आगे फिर हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए, या हृदय के अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बनाइए, या हृदय के आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये हृदय के आंतरिक संरचना का डायग्राम पूछा जाता है, जिसमें जो नीले कलर का है, ये आपका महाशिरा है, जो रेड जैसा या पिंक जैसी संरचना है, इसको हम कहते हैं महाधमनी। ठीक है, महाधमनी के साथ साथ ये दाया आलिंद, है ना, और ये दाया निलय, ये वाला भाग है, क्योंकि आलिंद छोटा होता है ना, निलय की अपेक्षा आलिंद क्या होता है, छोटा होता है। इसके बाद इस साइड में आप देख रहे हो, इस साइड में ये वाला जो भाग है, ये क्या है, बाया आलिंद है, और यहाँ से यहाँ वाला जो भाग है, इसको हम क्या बोलेंगे, बाया निलय कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या देखोगे, ये आपकी हृदय की हो गया। हृदय के बाद क्या आता है, जो डबल सर्कुलेशन यानी परिसंचरण तंत्र का जो डायग्राम होता है, परिसंचरण तंत्र का डायग्राम पूछा जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर परिसंचरण तंत्र के डायग्राम के बाद क्या देखते हो, मानव का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मानव का उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, या सिर्फ मानव के उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम बनाओ।
ठीक है, तो जब आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे मानव सर्जन तंत्र का डायग्राम पूछेगा, आपको यही डायग्राम बना देनी है। ये डायग्राम बिल्कुल इजी है। अब ये तो पूरा पूछ लिया। कभी कभी सिर्फ जो हमारा वृक्क होता है, क्योंकि ये मानव उत्सर्जन तंत्र में वृक्क वृक्क भी भाग लेता है ना। जब हम मानव का उत्सर्जन तंत्र देखेंगे, उनमें वृक्क भी भाग लेता है, तो कभी कभी सिर्फ वृक्क का बाह्य संरचना पूछ देगा, या कभी कभी वृक्क की आंतरिक संरचना पूछ देगा। ठीक है, ओके। कभी कभी वृक्क की बाह्य संरचना और कभी कभी वृक्क की आंतरिक संरचना का, वृक्क का जो भाग है, जब वृक्क को आंतरिक हम सेक्शन कट करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें नजर आती। ठीक, फिर उसके बाद नेफ्रॉन का डायग्राम पूछता है ना। जो वृक्काणु होता है, वाहिनियां तथा नलिकाएं प्रदर्शित करता हुआ एक नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन में जो वाहिनियां होती है वो प्रदर्शित करते हुए नेफ्रॉन का डायग्राम पूछता है। इसके बाद ये वाला जो बोमिन संपुट होता है, केवल बोमिन संपुट का भी डायग्राम पूछ दे। जब सिर्फ आपसे बोमिन संपुट या मैलपीघिका या ब्रिक कार्पल्स पूछेगा, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाने, क्योंकि मेन कार्य इसी का है। जो ये गुच्छ कोशिकाएं हैं, है ना, इस गुच्छ कोशिकाएं में ही ब्लड छनते हैं। जब ब्लड छनते हैं तो यूरिन का निर्माण होता है। ये नेफ्रॉन में मेन पार्ट से ही है। इसी में ब्लड छना, ब्लड छनने से यूरिन का निर्माण हुआ। बाकी जो छना हुआ रक्त वो वापस से कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा। और जो छना हुआ उत्सर्जित कुछ वेस्ट पदार्थ होते हैं, वो वाहिनी से मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा उसको हम बाहर अवशोषित, यानी कि बाहर विसर्जित। ठीक, इसके बाद ये नेफ्रॉन तथा वासा नेफ्रॉन द्वारा निर्मित प्रतिधारा प्रवाह क्रियाविधि। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि नेफ्रॉन तथा वासा नेफ्रॉन द्वारा जो निर्मित प्रतिधारा क्रियाविधि कैसी होती है, आपसे पूछ। ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है मनुष्य की करोटी का आरेख, है ना। मानव का जो करोटी है, पूरे ये वाला जो भाग है ना। ऐसे जब हम साइड्स होंगे तो मानव की पूरे ब्रेन का, और ये दांत से लिए गर्दन से लिए हुए पूरे भाग को पूछा जाता है, और ये डायग्राम आपको बनानी होती है। ठीक, तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से सीख लेना है। इसके बाद क्या आता है, मेरुदंड, है ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो मेरुदंड है, मेरुदंड का भी डायग्राम पूछता है कि मेरुदंड का डायग्राम क्या होता है। ठीक, इसके बाद पसलियां तथा बायां, ठीक है, पसलियां तथा पिंजर का पूछता है। क्या पूछेगा, पसलियां तथा पिंजर क्या होते हैं। तो जिसमें आपको पता है कि हमारे शरीर में, है ना, हमारे शरीर में कितनी 24 होती है ना, 10 लेफ्ट, सॉरी 12 दाहिने साइड और 12 बाएं साइड होती है। अगर हम जोड़ी संख्या बोलेंगे तो 24 होती है, और जोड़ी कितनी है, 12 जोड़ी होती है। अब इसी पसलियों के मध्य में कई सारे अंतर, आपको ऐसे तो हम बोलते हैं कि जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, लेकिन जब 7वीं जोड़ी पसलियां के बाद 8वीं में कुछ और भी चेंज नजर आते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनानी है। इसके बाद दाई आस मेखला तथा अग्रपाद अस्थियां, अस्थियां के डायग्राम पूछे जाते हैं। ये हमारी हाथ की अस्थि है ना। दाई एंड सनी, जो हमारे दाई हाथ है, दाएं हाथ की जो अस्थि है, जब हम अंदर से, ये तो हमें ये बाहर से में नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें। अब ये बाहर से आप देख रहे हो तो ये आपको दिख नहीं रहा है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये अंदर की संरचना है। अंदर की संरचना में देखो, ये वाला भाग जो इसका रेडियस है, और इसको हम कहते हैं अल्ना कहते हैं। फिर नीचे जब आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के भाग को कार्पलस कहते हैं। ये बीच वाला भाग को हम कहते हैं मेटाकार्पलस, और ये जो फिंगर वाली संरचना होती है इसको बोलते हैं फैलेंजेज। क्या बोलेंगे, फैलेंजेज। और ये जहाँ पे हमारा जुड़ाव, जिसको मुंडी कहते हैं, जुड़ाव के ऊपर की क्या है, स्कैपुल, इस ह्यूमेरस, और यहाँ पे जो इसको बोलते हैं स्केपुल, जो हमारी किससे, इस वाले भाग से ऐड है, यानी कि जो हमारी पसलियों से तो ऐड दिख रही है आपको, है ना, ये पसली से ही ऐड है। ठीक, के बाद ये हमारे दाई श्रोणि अस्थि एवं पश्चपाद अस्थियों सामने से अभिदर्शित। ये जो हमारे पैद है, पैर को, पाद है जो हम पैर को सामने से देखेंगे, क्या करेंगे, जब हम पैर को सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पे हमें इस प्रकार का संरचना दिखाई देगा। ठीक, ठीक? इसके बाद तंत्रिका कोशिका की संरचना, किसकी संरचना पूछा जाएगा, तंत्रिका कोशिका की संरचना क्या होती है। ये 5 नंबर में आते हैं। के अंदर जितने भी क्या क्या है, डेंड्राइट्स है, ठीक है, डेंड्राइट्स क्या है, निशेष ग्रेन्यूल क्या है,
उसका काय का कार्य क्या है, केंद्र का क्या है, श्वान कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष, माइलिन आवरण, रेनियर की नोट, तंत्रिकाक्ष सिरा, सिनेप्टिस पुट्टिकाएं, ये सारी एक एक जो नेम है, इन एक एक नेम का एक एक का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम भी बना रहे हैं, डायग्राम के साथ साथ जितने भी आपको नाम है सारे के वर्क एक से दो लाइन में आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक, इसके बाद तंत्रिकाक्ष सिरा एवं सिनेप्स को प्रदर्शित करते हुए, यह आपके तंत्राक्ष सिरा एवं जो सिनेप्स है को प्रदर्शित करते हुए डायग्राम पूछते हैं। ठीक है, जब आप एकदम पास से देखोगे ऐसे आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप पास से देखोगे, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखोगे, तो अंदर हमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखती। ठीक है, इसके बाद मानव मस्तिष्क का समित धारी, ठीक है, सजिटल काट, मानव मस्तिष्क का काट पूछा जाएगा कि जब हम मानव मस्तिष्क का अनुप्रस्थ काट करेंगे, तो अनुप्रस्थ काट करने पे जो मानव का मस्तिष्क है, वो किस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, जो मानव का मस्तिष्क है वो किस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको दिख क्या रहा है, ये आपका प्रमस्तिष्क है ना, इधर थैलेमस यानी कि हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, स्पाइनल कार्ड। ठीक, इसके बाद प्रमस्तिष्क तरल, कार्पस कोलिसम और प्रमस्तिष्क गुलाट, ये जितने भी आपके पार्ट्स हैं इसके काट पूछे जाते हैं। फिर प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप को लिखने के लिए भी आता है, और प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम भी, क्योंकि आपको डायग्राम सहित दर्शाना होगा कि जब हमारे शरीर में कोई भी जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है ना, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हो रही है, तो उसको नियंत्रण कैसे हो रहा है, कैसे सूचनाएं पहुंच के वापस से कार्य को कर रही है। ठीक है, तो ये वाले डायग्राम भी आपको तैयार करने। उसके बाद नेत्र के भागों को प्रदर्शित करते हुए चित्र, ये जो हमारा नेत्र है ना, नेत्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो नेत्र का डायग्राम भी पूछता है। ठीक है, नेत्र के अंदर आपको क्या क्या दिखाई देते हैं, ये नेत्र के डायग्राम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद कर्ण की आरेखीय दृश्य, हमारे कान के अंदर की संरचना, ये बाहर से हमारा कान इस प्रकार दिख रहा है ना, ये बाहर से कान हम इस प्रकार इसको देख रहे हैं, लेकिन इस कान को जब हम अंदर से देखेंगे तो ये हमें अंदर से कैसे दिखाई, जब इस कान को हम अंदर से देखेंगे तो ये अंदर से हमें किस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो कान का हो गया। कान के बाद कोलिया के काट का दृश्य, ठीक है, तो कोकिलिया होता है, कोकोलिया के काट का दृश्य भी पूछा जाता है। और उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, जो नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर है, तो नियंत्रण और समन्वय वाले चैप्टर में जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, उनकी स्थिति आपको डायग्राम बना के, यानी कि एक मानव का ह्यूमन का संरचना बनाओगे, और उसमें जगह जगह आप दिखाओगे कहाँ कहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रेजेंट है। अब आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये जो आपका ब्रेन वाला पार्ट्स है, इसमें पीनियल दिख रहा है, पीनियल के द्वारा भी हार्मोन्स, क्योंकि पीनियल भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में तीन अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। उसके बाद ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा ये वाला भाग होता है, कंठ वाला भाग, कंठ वाले भाग पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे थायराइड ग्रंथि एवं पैराथायराइड ग्रंथि प्रेजेंट है ना। ये कंठ के ऊपर में क्या है, थायराइड है ना, और पैराथायराइड। इसके बाद ये जो हमारी अंदर ये अग्नाशय वाली जो ग्रंथि होती है, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करती है। ठीक, ध्यान देना कि अग्नाशय को बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद ये हमारा अधिवृक्क होता है, क्योंकि वृक्क के ऊपर आधे वृक्क ही जैसा आधे संरचना होता है, उसको हम अधिवृक्क कहते हैं, और उस अधिवृक्क के द्वारा भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद हम श्रोणि भाग में आते हैं, तो यहाँ पे जो अंडाशय होता है, ये मादा में पाया जाता है, और इनके द्वारा भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मादा में जो अंडाशय होंगे, इनके द्वारा भी हार्मोन्स रिलीज होगा। उसके बाद ये जो वृषण होगा, ये नर में जो वृषण होगा, इस वृषण के द्वारा भी हार्मोन्स होती। तो ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का डायग्राम बनाइए कि कहाँ कहाँ हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रेजेंट है, और प्रेजेंट होने के साथ साथ सभी इस प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करें। हाइपोथैलेमस, GnRH है ना, ये अंडाशय, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन,
ये ब्रिस्टर एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अधिवृक्क के अग्नाशय जो हमारा अग्नाशयी रस करता है, ठीक है। थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन पैराथायराइड के द्वारा, कि उस ग्रंथि के द्वारा एलएच और एफएसएच, ये जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इन सारे हार्मोन्स के क्या कार्य, ठीक है। तो जितनी भी डायग्राम है बच्चे, आपको अपने 11th की एग्जाम को 11th में अच्छे नंबर से पास होने के लिए आपको इन सारे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में ऐसे ही आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई ना कोई एक टॉपिक, ठीक है। तो सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।